इस वीडियो में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र का हल, जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2018 बैच के समय पूछा गया था, देखने जा रहे हैं। यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, पित्त रस बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत में। दूसरा प्रश्न था, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आलंब जो होता है वह सबसे लेफ्ट साइड में होता है और बीच में हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, जिसको आयास भी बोलते हैं हिंदी में, वो बीच में होता है और किनारे साइड में आपका भार होता है। और आप देखेंगे कि चिमटा जो कि किनारे साइड में जुड़ा होता है, यानी कि उसके सापेक्ष वो घूम सकता है, ठीक है। तो और बीच में हम लोग उसको पकड़ के दबाते हैं कोई वस्तु उठाने के लिए, यानी कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, आयास जो है वह बीच में लग रहा है और जो भार है जिसको हम लोग उठा रहे हैं वह भार है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? चिमटा हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 चिमटा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न में आपसे ऑक्सीजन के बारे में ही पूछा जा रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे चौथे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। चंद्रमा क्या है? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि वह सूर्य के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमती है, इसलिए यह उपग्रह होगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर 3 उपग्रह इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसके अलावा जो आपकी हड्डियां होती हैं वह कमजोर हो जाती हैं। सातवां प्रश्न था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। और अगर बात करें बेकिंग सोडा के उपयोग की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेकिंग सोडा का भोज्य पदार्थ में मिलाने से विटामिन सी मिलता है। यह अम्लीय घटकों के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि खाद्य पदार्थों को नरम बनाकर स्वाद में बढ़ोतरी करता है। इसके अलावा केक, ब्रेड और ऐसे खाद्य पदार्थों में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। आठवां प्रश्न था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है और वसा में बात करें तो ADE, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नवा प्रश्न पूछा गया था, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो जब घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। 10वां प्रश्न था, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिनका शरीर में कोई भी यूज नहीं है, उनको बाहर निकालने वाले अंगों को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसमें वृक्क का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह आपके मूत्र के माध्यम से निकाल देता है। तो उत्सर्जी अंग में आप वृक्क लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो रोम छिद्र होते हैं, यानी कि शरीर पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर से रोएं निकले रहते हैं, उनमें से होकर के पसीना आपके शरीर से निकलता है और उसमें भी विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि अपशिष्ट होते हैं। तो आप उत्तर में लिखना है आपको, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग वृक्क और रोम छिद्र होते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। जब किसी पिंड पर कोई फोर्स लगा करके उस पिंड को उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में ले जाते हैं, तो जो भी उसको विस्थापन करने के लिए, यानी उसको अपनी स्थिति से हटाने के लिए जितना फोर्स लगाया गया है और जितना विस्थापन हुआ है, यानी कि वह जितना दूर अपने पहले की स्थिति से हटा है, उन दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अब दोस्तों, कार्य का जो फॉर्मूला होता है F×D cos थीटा होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि आपने बहुत उदाहरण देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक कूली अपने सर पर कुछ सामान
रखा हुआ है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा जो है, यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि जो बल लग रहा है वह 90 अंश के कोण पर लग रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 0 हो जाता है, इस वजह से कार्य। ठीक है, तो आपको यही उत्तर देना है कि कार्य किसी पिंड को अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुछ दूर विस्थापित करने के लिए जितना बल लगाया जाता है, उस बल और हुए विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक पूछा गया था, तो आप देखेंगे कार्य का फॉर्मूला हो गया W बराबर F इंटू एस, जहाँ F फोर्स है और S जो है वह विस्थापन है। F न्यूटन में हम लोग नापते हैं फोर्स को, और S को डिस्टेंस जो है उसको मीटर में नापते हैं, यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है, यानी कि आप देखेंगे कि कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो भी ऊर्जा डेवलपमेंट हो रहा है वह इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसी वजह से इसको ऊर्जा का गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो जब भी सोडियम होगा वह जब जल से क्रिया करेगा तो एक क्षार ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और इसे ही हम लोग क्षारीय ऑक्साइड या फिर भास्मिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको आप देख सकते हैं, Na यानी कि सोडियम जब H2O से क्रिया करेगा तो Na2O बनता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, और इसे ही भास्मिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। सिर्फ सोडियम ही नहीं, जो भी क्षारीय ऑक्साइड होंगे उन सबको भास्मिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि आप एक सीजन के बाद से उस फसल को ना बो करके कोई दूसरा फसल बोएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन की जो उर्वरता रहती है वह शक्ति बरकरार रहती है। कैसे, अब आप देखिए कि ऐसे फसल जिनको ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी जिनको ज़्यादा खाद की आवश्यकता है, उसके बाद से अगर हम लोग कम खाद वाले फसल को बोएंगे तो जो पहले हमने खाद डाला था ज़मीन में, उन्हीं खाद का प्रयोग करके उस फसल को अच्छे पैदावार प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा पहले अगर गहरे जड़ वाले पौधों को बोया गया है, उसके बाद से कम जड़ वाले, यानी कि जो ज़्यादा ज़मीन में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मक्का, इनका जड़ बहुत ज़्यादा अंदर गहरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से पौधों को बोया जाता है ताकि ज़मीन की उर्वरता शक्ति बनी रहे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भूमि संरचना में सुधार होता है इससे, और कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। इसके अलावा भूमि में जो विषाक्त पदार्थ हैं वह एक जगह एकत्रित नहीं होते हैं, और फसल की कीटों और खरपतवार से संरक्षण होती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आप लिख सकते हैं कि जब भी अधिक भार वाले तत्व जिनके कई समस्थानिक होते हैं, उनके नाभिक पर अगर हम लोग न्यूट्रॉन से बौछार करते हैं तो उनके नाभिक टूट जाते हैं, और इस क्रिया के दौरान अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। या फिर इसी के ठीक उलट इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। और इसके ठीक उलट जब हल्के समस्थानिक जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन मिल करके उच्च ताप पर कोई भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि हीलियम, तो इस क्रिया में भी अपार नाभिकीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, पहले मैंने बताया नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण आप यूरेनियम लिख सकते हैं। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो क्रिप्टॉन और बेरियम में ये टूट जाता है। ठीक है, और जब दो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। और इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है, नाभिकीय विकिरण में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में होता है, विस्फोट करने में किया जाता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियोथेरेपी में भी इसका उपयोग होता है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, इसके अलावा वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसा भोजन जो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसको ही हम लोग संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। और संतुलित भोजन हमको इसलिए लेना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में इन सब की कोई भी कमी होती है तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सभी रोगों से बचाव के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे शरीर को अच्छे से विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए।
सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें आप लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनके द्वारा जारी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानून भी बनाए गए हैं, उनके तहत भी आप लोग को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और अगर कुछ आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ हुआ या फिर कुछ ऐसा भूकंप हुआ, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले भूकंप की कंडीशन में आपको तुरंत नहीं भागना है, बल्कि जहां से आपका दीवार से सटते हुए जाना है, क्योंकि जब भी छत गिरेगा तो वह बीच से ही गिरता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जहां पर पिलर हो या फिर मजबूत ऐसा कुछ सामान हो, उसको पकड़ करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप चौथे या फिर पांचवें मंजिल पर हैं तो अचानक से भूकंप की कंडीशन में नीचे नहीं उतर पाएंगे। तो कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जिनको बरत करके आप प्राकृतिक आपदा से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में क्या अंतर होता है? तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि आपके शरीर में कुल 639 पेशियां होती हैं और इसमें कुछ पेशियां ऐच्छिक होती हैं और कुछ अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक का मतलब ये हो गया कि जिन पेशियों पर आपका कंट्रोल है, आपके इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रही हैं, तो वह ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप जब चलते हैं, बैठते हैं या फिर किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो आपकी पेशियों में या तो संकुचन होगा या तो फैलाव होगा। इसी के अनुसार आप उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं या फिर चल पा रहे हैं। तो इन सभी पेशियों पर जिस पर आपका कंट्रोल होता है उसको ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, और जिन पेशियों पर आपका कंट्रोल नहीं होता है उनको अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। जैसे हृदय का निर्माण जिन पेशियों से हुआ है उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने हृदय के पंप को रोकना चाहें तो उसको चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। तो यह अनैच्छिक पेशी बोला जाता है, जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, ये था पूरा पेपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आप अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।